हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से, जिसका नाम है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, इन शॉर्ट इसको JIT भी कहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक हिकमत अमली है जो कि अक्सर कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। और कंपनीज ख्वाह मैन्युफैक्चरिंग साइड की हो जहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रही हैं कस्टमर्स को, या सर्विस साइड की हो जहाँ पर वो कोई सर्विसेज फराम कर रही हैं, कोई हेल्प कर रही हैं कस्टमर्स की। तो दोनों केसेस में दोनों सेक्टर्स जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और मकसद इस स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि आपको कोई काम असाइंड है, कोई टास्क है, कोई ऑब्जेक्टिव है, वो ऐन वक्त पर हो, अच्छे तरीके से हो और सही तरीके से हो। ठीक है, वेल टाइम्ड हो। और अक्सर औकात आप ये सोच रहे होंगे कि जस्ट इन टाइम यानी ऐन वक्त पर मैं कह रहा हूँ, तो ये तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 11th आवर पर कोई काम हो रहा है। और अक्सर औकात 11th आवर पर कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर रिस्क भी होता है, अच्छा भी नहीं माना जाता है कोई काम हम 11th आवर पे कर रहे हो। अक्सर औकात हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जी पेपर की तैयारी 11th आवर पे की गई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम है यानी एन वक्त पर कोई काम अगर हो रहा है, 11th आवर पर हो रहा है, वेल टाइम्ड हो रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे हो रहा है कि उससे कंपनी के पैसे बच रहे हैं। ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज बच रहे हैं। हम एग्जांपल से भी इसको एक बार समझ लेते हैं। हम दो एरियाज को अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के केस में किस तरीके से होती है और मैन्युफैक्चरिंग के केस में किस तरीके से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जहाँ पर हम जस्ट इन टाइम की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे, और कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले रहे होंगे जहाँ पर जस्ट इन टाइम की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम गाड़ियाँ बनाते हैं और उसके लिए हमने एक वेयर हाउस भी मैनेज किया हुआ है जहाँ पर अपनी तमाम इन्वेंट्री वो रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास वेंडर या वो सप्लायर की जगह है जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें इन्वेंट्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो होता ये है कि आपने गाड़ियाँ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना, जो इन्वेंट्री रखी हुई है, उसमें आपको पता लगता है कि उसके लेवल्स जो है वो कम हो रहे हैं। और आपने कॉल प्लेस की अपने सप्लायर या वेंडर को, या ईमेल की इनको कि आपको सप्लाईज़ की ज़रूरत है, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। आपको रॉ मटेरियल में फॉर इंस्टेंस रबर चाहिए, स्टील चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वायर्स चाहिए, शीशे चाहिए, तो वो आप रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो आप इनको बताते हैं कॉल या ईमेल के ज़रिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये वेंडर, ये सप्लायर आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके वेयर हाउस तक ये चीज़ें पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तमाम वो जो इन्वेंट्री आपको रिक्वायर्ड थी और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था वो आपको पहुंचा दिया गया आपके वेयर हाउस में। ठीक है, अब ये पड़ा हुआ है सारा, और आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से प्रोडक्शन का साइकिल आपका रुकता नहीं है और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो जो स्ट्रैटेजी है इसमें हो ये रहा है कि आपने एक वेयर हाउस मैनेज किया हुआ है। अब वेयर हाउस की आपको एक कॉस्ट देनी पड़ रही है जिसको हम कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी इस वेयर हाउस का कोई ना कोई रेंट होगा, इसके लिए आपने कुछ लोग रखे होंगे जो मैनेज कर रहे होंगे उसको, उनकी सैलरीज होगी, सिक्योरिटी का स्टाफ हो गया, उनकी सैलरीज हो गई, इसके बिल्स आते होंगे बिजली के, वो भी एक कॉस्ट है। इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, टूटती है, तो वो भी आपके ज़िम्मे आती है, आपके लिए एक कॉस्ट है, वो एक खर्चा है। ठीक है, या आपने अगर इस सामान को ज़ाया होने से बचाने के लिए कोई इसकी इंश्योरेंस ली हुई है कि अगर कहीं आग लग जाए या कहीं सैलाब आ जाए, आपका नुकसान जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो उसके भी आप एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम खर्चे जो हैं आप बेयर कर रहे हैं इसके लिए। तो ये जो साइकिल फॉलो हो रहा है, ये जो स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, इसमें जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही। जस्ट इन टाइम में क्या होगा कि उसमें ये वेयर हाउस वाला स्टेप जो है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि उसमें होता ये है कि कहा जा रहा है कि विद जस्ट इन टाइम अ कंपनी होल्ड्स वर्चुअली नो स्टॉक्स, instead it relies on prompt deliveries of components and raw materials, they just arrive the moment the company requests them। ठीक है, तो उसमें है ये कि उसी तरीके से आपके पास आपका वेंडर और सप्लायर एक एरिया में मौजूद है। आपको आपकी फैक्ट्री में लगा कि कुछ अशिया आपको रिक्वायर्ड हैं, आप उसी तरीके से कॉल या ईमेल करते हैं। ठीक है, इनको रिक्वायर्ड चीज़ें बताते हैं और रिक्वायर्ड चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल आपका नहीं रुकता, आपको ये अशिया जो है वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दी जाती हैं इस ट्रक के थ्रू। ठीक है, तो वेयर हाउस ना आपको मैनेज करना पड़ रहा है, ना आपको उसके अगेंस्ट कोई कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब इस केस में आपके सप्लायर के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस लॉक हुआ है, जहाँ पर आपके पास आपकी रिक्वायर्ड सप्लाईज जो है वो टाइमली पहुँचाई जा रही हैं। तो कहीं पर ऐसा मौका नहीं आता
कि आपकी गाड़ी की प्रोडक्शन का साइकिल जो है वो इफेक्ट हो रहा हो, आपको रबर, स्टील, प्लास्टिक या शीशे हो गए या वायर्स हो गए, वो आपको टाइम पे ही पहुंचाई जा रही है और आपका प्रोडक्शन का साइकिल जो है वो चल रहा है। ये सारी की सारी कॉज जो है वो यहाँ से निकल गई। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ अ प्रोडक्शन मॉडल इन विच आइटम्स आर क्रिएटेड टू मीट डिमांड, नॉट क्रिएटेड इन सरप्लस और इन एडवांस ऑफ नीड। तो अक्सर औकात होता ही है कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाती है, उनमें से जो बिक गई वो बिक गई, और उसके बाद जो रह गई वो आप अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं। ठीक है, यानी वेयर हाउस में अगर आपने रख ली या किसी और आउटलेट पर रख ली, लेकिन अगर वो यहाँ पर पड़ी हुई है और अब बिकने के लिए तैयार है और उसको कोई ख़रीदने नहीं आ रहा, तो आपके लिए वो एक कॉस्ट है। ठीक है। तो जस्ट इन टाइम आपको ये कहता है जब आपके पास आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, कोई प्रोडक्शन करनी हो किसी प्रोडक्ट की, तो आप ऐसे करें कि जब आपके पास कस्टमर आता है कोई ऑर्डर लेके, ठीक है, तो वो ऑर्डर जब आपको पहुंचा तो आपका इन्वेंट्री का जो मैनेजर है वो जल्दी से उस ऑर्डर के लिए जो जो आपको सप्लाईज या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अपने सप्लायर को जल्दी से बताए। ठीक है। और सप्लायर के साथ आपका एक ऐसा रोबस्ट प्रोसेस लॉक हुआ हो कि उस तक जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आए तो वो जल्दी से आपको रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो फराहम करे। ठीक है, कम से कम लीड टाइम में। जब आपके पास वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंचता है तो वहाँ पर आप उसकी प्रोडक्शन शुरू करते हैं और उसको बनाने के बाद आप वो कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई इजाफी प्रोडक्ट्स बना ली। ठीक है। या फिर आपने ऐसी बना ली कि जो वो आपके पास इन्वेंट्री के अंदर आपको रखना होगी। तो जस्ट इन टाइम यानी ऐन वक्त पर सब कुछ हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारा जस्ट इन टाइम का ओवरऑल टॉपिक था। उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि जस्ट इन टाइम को डिफरेंट और नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जिसको हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को भी हमने पढ़ा, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को भी हमने पढ़ लिया इससे पहले। लीन मैन्युफैक्चरिंग भी इसको कहा जाता है, स्टॉकलेस प्रोडक्शन भी कहा जाता है, और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इसलिए क्योंकि टोयोटा पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इस JIT की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था और उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया उन्होंने। ठीक है, अपनी सेल्स काफ़ी इंप्रूव की, अपने काफ़ी प्रोसेसेस जो है वो री इंजीनियर किए और अलाइन किए। ठीक है। तो ये इनको इन नामों से भी रेफ़र किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का नाम इसके अंदर आया हुआ है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो कहा जा रहा है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट। ठीक है, अब वेस्ट क्या है? ठीक है, तो हमारे पास 7 वेस्ट्स हैं जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र कर रहे हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जहाँ पर आप इन 7 एरियाज़ को जिनको हम वेस्ट मानते हैं उसको आप कम कर रहे होते हैं या ख़त्म कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ओवर प्रोडक्शन। आपके एक प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है लेकिन आप उसको बना ज़्यादा रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली फिर वो कहीं ना कहीं स्टॉक करना होगी, कहीं वेयर हाउस में रखना होगी, कहीं किसी फैक्ट्री आउटलेट में रखना होगी, और आप अगर किसी स्टॉक को जो इजाफी बन गया है वो उसको कहीं रखते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई कॉस्ट बियर करना पड़ती है, उसका कोई ना कोई किराया होगा, कोई सिक्योरिटी के लिए आपने लोग रखे होंगे। ठीक है। या वो जहाँ पर रखी है उसके बिल्स होंगे। ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कंपनी को अवॉइड करनी चाहिए। और लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस वेस्ट को ख़त्म करने की या कम करने की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेट टाइम। वेट टाइम की एग्जांपल ऐसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये 4 मशीन्स हैं और उस पर काम चल रहा है और हर मशीन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्टन टाइम के अंदर अपना वो काम करे। ठीक है। लेकिन देखने में ये आया कि स्टेप नंबर 2 की जो मशीन है वहाँ पर होता ये है कि बाज़ औक़ात डिलेज आते हैं। ठीक है। तो उससे होता ये है कि जो स्टेप नंबर 3 पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मशीन्स हैं, उनको बेकार बैठना पड़ता है। ठीक है, वेट करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मशीन या हर इंसान जो कि इस स्टेशंस पर असाइंड है वो अपना काम टाइमली करे और सही तरीके से करे। कहीं पर किसी स्टेप पर किसी को बेकार ना बैठना पड़े, वेट ना करना पड़े। ठीक हो गया, ताकि काम जल्दी से होता रहे, स्लो ना हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कहा गया है कि आपकी जो लोकेशंस हैं, आपकी वेयर हाउस की होगी, आपके फैक्ट्री की होगी, वो एक दूसरे से इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए ही चार्जेस ज़्यादा देने पड़ रहे हो। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको या तो चार्जेस देने ज़्यादा पड़ सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सफ़र इतना लंबा हो कि आपका लीड टाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा हो। ठीक है। या आपको सप्लायर जो आपको सप्लाई पहुंचा रहा है उसको ही आते हुए इतना टाइम लग रहा हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट का ये मतलब है कि वो टाइम या तो लिमिटेड हो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री या वेयर हाउस तक, या फिर उसके लिए आपको खर्चा जो है वो कम करना पड़ रहा है क्योंकि अब फ्यूल की कॉस्ट है। ठीक है। उसमें जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट है अगर आपको वेयर हाउस से कोई चीज़ पहुंचानी है, और रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ओवर प्रोसेसिंग। तो ओवर प्रोसेसिंग का इन सिंपल वर्ड मतलब ये है कि वो कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन के स्टेप में या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एग्जांपल में इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप एक जगह को पेंट कर रहे हैं, लेकिन उस जगह को जिसको आप पेंट कर रहे हैं उसको किसी ने आके देखना ही नहीं है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत है कि आप उसको पेंट करके वहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करें या रिसोर्सेज ज़ाया करें। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा फीचर दे देना जिसको कस्टमर ने ना मांगा था ना उसने कहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन आप उसको बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवर प्रोसेसिंग में आता है। कॉस्ट, ये अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हर कंपनी चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, तो ये भी एक वेस्ट है अगर तो वो ज़्यादा कॉस्ट किसी चीज़ पर आप कहीं सप्लाई के लिए किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं तो वो कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अगेन ये कोरिलेट कर रहा है ओवर प्रोडक्शन की एग्जांपल के साथ कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो उतनी आपको रखनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो उस पर आपको वेयर हाउस की कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसका हमने जिक्र किया था कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कीमत में, ठीक है। तो उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, ताकि वो प्रोडक्शन का आपका साइकिल भी चलता रहे। कहीं पर ऐसा भी ना हो कि आपको प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल कम पड़ रहा हो, इतना हो कि बस आपका प्रोडक्शन का साइकिल चलता रहे। इसके बाद हमारे पास है मोशन। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके एम्प्लॉयज़ या आपकी मशीनरी जो फैक्ट्री में लगी हुई है उनसे अननेसेसरी मूवमेंट ना कराई जाए। फॉर इंस्टेंस आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी स्टेप पर झुक कर कोई रॉ मटेरियल उठाते हैं ज़मीन से और उसके बाद वो कहीं प्लेस करते हैं, तो ये झुक कर कोई चीज़ उठाना जो है वो उनसे ना कराया जाए। अगर वो ट्रे जहाँ पर वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो थोड़ा ऊपर रख दिया जाए जहाँ पर उस एम्प्लॉय को फिर झुकना ना पड़े, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि झुकने से उसको इंजरी भी हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है जो कि। तो सिमिलरली अगर कोई मशीन है वो एक जगह से सामान उठा के इस जगह पे रख रही है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो इस जगह से उठा के इस जगह रख ले, क्योंकि अगर आप दूर लेके जा रहे हैं उसको ज़्यादा मोशन करा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट करा रहे हैं उससे, तो उससे उसकी वेयर एंड टेयर बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। सिमिलरली बिजली पर अगर वो चल रही है बिजली ज़्यादा यूटिलाइज होगी, अगर कोई ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें तो वो भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो इसलिए अननेसरी मूवमेंट से कहा गया है कि इस वेज से भी बचा जाए और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटजीज को जो है वो फिलासफी को या मेथोडोलॉजी को अपनाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जस्ट इन टाइम या लीन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो हमने पढ़ी है उसके फीचर्स का जिक्र है। इसमें कहा जा रहा है कि वेस्ट, जिसको हम मूदा भी कहते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में इसको मूदा भी कहा जाता है वेस्ट को, ठीक है। तो जहाँ पर भी मूदा का वर्ड आएगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वेस्ट का जिक्र हो रहा है, और जहाँ पर वेस्ट का जिक्र हो रहा है उससे हम रेफ़र कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई टाइम के ज़िया की बात की जा रही है, जहाँ पर टाइम ज़ाया हो रहा है या फिर रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वेस्ट में आते हैं, ठीक हो गया। और रिसोर्सेज से मुराद हमारी आपकी फैक्ट्री की मशीनरी हो गई, लोग हो गए, पैसे हो गए, अगर उनका कोई ज़या हो रहा है या इजाफी इस्तेमाल हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए तो वो वेस्ट में आता है, ठीक हो गया। तो जब भी आप वेस्ट को, जहाँ पर हमने इन 7 वेस्ट का जिक्र किया था, इनको अगर आप ख़त्म करेंगे तो उससे आपकी कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्वालिटी के प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जो टाइम आप लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में वो भी कम हो जाएगा, और जो पैसे आप लगा रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में वो भी कम से कम इस्तेमाल होंगे, ठीक है, यानी पैसों की भी आपको बचत होगी, ठीक हो गया। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पुल प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कानबान। तो कानबान अगेन इज़ अ जापानीज वर्ड और इसका मतलब होता है साइन या सिग्नल, यानी इशारा। अब इस इशारे की वजह से फिर आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई पुल साइन या कोई पुल सिग्नल आपको ये बताता है कि आपने कुछ करना है, ठीक है। इसको अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो वैसी होगी कि अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी मोबाइल के थ्रू या किसी लैपटॉप के थ्रू, और आपको अचानक एक इंटीमेशन आ जाए, एक प्रॉम्प्ट आ जाए जिसमें कहा जाए कि बैटरी लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस मोबाइल ने या उस लैपटॉप ने कान बान का फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इस बैटरी लो का मतलब ये है कि आपको एक पुल सिग्नल दिया जा रहा है कि आप इसको चार्जर अटैच करके अपनी बैटरी चार्ज करें, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल ये होगी कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको एक इंडिकेशन मिल रही है आपके फ्यूल गेज के थ्रू कि आपका पेट्रोल जो है वो कितना रह गया। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इतना कम हो जाता है कि आपके रिज़र्व की लाइट ऑन हो जाती है, और वो लाइट एक सिग्नल है आपके लिए कि अब आप पेट्रोल भरवा लें, ठीक है।
तो ये भी कानबान का फ्रेमवर्क वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन में या इन्वेंट्री में भी ऐसे ही कोई सिग्नल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ को, आपकी मैनेजमेंट को एक पिक्चर मिल रही होती है कि कहाँ पर इन्वेंट्री कितनी रह गई है, अब आपको ऑर्डर करनी नहीं करनी, तो कुछ सिग्नल्स के ज़रिए आपको बताया जा रहा होता है, इंडिकेट किया जा रहा होता है, जिससे एम्प्लॉयज़ का काम आसान हो जाता है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो सिस्टम्स आपको गाइड कर रहा होता है इस कान के फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप फिर कुछ पुल सिग्नल्स को फॉलो करते हुए कुछ एक्शंस लेते हैं, जिससे आपका वो काम है प्रोडक्शन का जो चल रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से चलता रहता है, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है की लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स का। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि 7 डिफरेंट टाइप के वेस्ट्स हैं, जिनको ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की फ़िलासफ़ी टारगेट करती है कि ये ख़त्म हो या ये कम हो। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंपनी फिर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाती है, कम टाइम में प्रोड्यूस कर पाती है और पैसे भी कम खर्चती है उन पर। ठीक हो गया। तो अब इसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट फर्स्ट टाइम। तो ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो परफेक्ट हो फर्स्ट टाइम ही, उसमें कोई नुक्स ना हो, उसमें परफेक्ट क्वालिटी जो है वो कस्टमर को फराहम की जाए। सेकंड ये है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट हमने दो टाइप के पढ़े थे, इसको हमने मुदा का नाम भी दिया था कि एक वेस्ट वो है जिसमें टाइम ज़ाया होता है और दूसरा वेस्ट वो है जहाँ पर रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। तो इन दोनों को जो है आपने कोशिश करनी है कि वो एलिमिनेट हो, वो कम से कम हो, रिड्यूस हो। ठीक हो गया। तीसरा ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सिस्टम हो, ठीक है, उसमें एक वक्त के साथ साथ आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है, तो वो आपने इम्प्रूव करते रहनी है। जहाँ पर आपको, आप किसी प्रोडक्ट को एसेस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और आपको कहीं लगता है कि इसमें अब ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो साथ साथ इम्प्रूव करते रहें और ये साइकिल कंटिन्यू रखें, क्योंकि हर प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम के अंदर हर वक्त कुछ टाइम बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है और वो आपने करते रहनी है ताकि आप बेहतर तरीके से मार्केट में कम्पीट कर पाएँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पुल प्रोसेसिंग। अब इसमें यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी, उन फीचर्स के साथ और उन एरियाज़ में इंट्रोड्यूस कर पाएँ जहाँ पर उसकी पुल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। ठीक है, वहाँ पर कस्टमर्स खुद से जाके उसको ख़रीदें और सराहें, बजाय से कि आपको उसको पुश करना पड़ रहा हो, आपको लोगों को खुद बताना पड़ रहा हो एड्स के थ्रू कि ये प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर ये कुछ है, और उनको आप पुश कर रहे हो कि वो आके ये लें। प्रोडक्ट अगर उसमें फीचर्स अच्छे होंगे तो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए कस्टमर एक दूसरे को बताएगा और उसके लिए खुद पुल क्रिएट हो रही होगी। कस्टमर्स खुद आके मार्केट से आके आपके प्रोडक्ट को बाकी कंपटीशन के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ख़रीद रहे होंगे। ठीक है, तो आपने पुल क्रिएट करनी है उसके लिए। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी अब यहाँ पर दो टाइप्स की है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑर्डर बड़ा आ जाता है आपकी किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में कि आपको इतनी सर्विसेज जो है या प्रोडक्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कस्टमर की डिमांड पूरी कर पाएँ। या अगर कस्टमर आपको कहता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर उसको ये एक एडिशनल फ़ीचर चाहिए, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप उसको ये एडिशनल फ़ीचर भी दे पाएँ। ठीक है, जो उसकी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। लास्ट में हमारे पास है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स थ्रू कोलैबोरेटिव रिस्क शेयरिंग। अच्छा, अब आपके जो सप्लायर्स हैं ये भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल में। आपको टाइम पर आपको रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं, तो ये कहा गया है कि आप उनके साथ भी लॉन्ग टर्म एक अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि आप दोनों के बीच में मालूमात शेयरिंग का, रिस्क शेयरिंग का, ठीक है, और कॉस्ट शेयरिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है और वो जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो फिलॉसफी हमने इससे पहले पढ़ी थी उसको डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है उनका जिक्र है। तो हमारे पास पहला है जी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग को हेल्थ केयर, जो हमारा सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सिस्टम्स इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और डिफेंस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, जब भी हम लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करेंगे तो आपने जहन में ये अल्फाज रखने हैं। ठीक है, अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आप समझ लें कि इन 7 वेज को आप कहीं पर भी फिट इन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी, वेट टाइम को एलिमिनेट करना है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करनी है, ऐसे कि कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंच रही हो, कम पैसों में पहुंच रही हो। ठीक है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं बनाने जिससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो कस्टमर को, कम से कम पैसों में काम करना है। कोई चीज़
ऐसे नहीं बनानी कि वो फिर बाद में आपके पास इन्वेंट्री के तौर पर पड़ी रहे और उसकी आपको कॉस्ट देनी पड़े, या कोई इजाफी मूवमेंट्स किसी मशीन या किसी एम्प्लॉय से नहीं करानी, ठीक है। तो ये 7 वेस्ट से जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, और आप इनको इन सेक्टर्स के अंदर जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हेल्थ केयर में एग्जांपल लेता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हॉस्पिटल्स है, उस पर लीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वैसे होगी कि हमारे पास हर हॉस्पिटल में अब हर कैटेगरी के लिए स्पेशल यूनिट्स बना दिए गए हैं, ठीक है। मतलब सर्जिकल अलग होता है, इमरजेंसी अलग होती है, ईएनटी का अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट अमराज हैं, उनके अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो पेशेंट होता है उससे आके जब प्रोब किया रहता है कि उसका मसला क्या है, तो उसको उसको रेलेवेंट डिपार्टमेंट और डॉक्टर को साइन कर दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मरीज़ जो है वो अब अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास कम टाइम में पहुंच जाता है, बेहतर तरीके से अपने मसले को बयान कर पाता है। वो डॉक्टर जो उस रेलेवेंट फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसको सुन भी पाता है, उसके मसले को बेहतर तरीके से हल भी कर पाता है। हेल्थ केयर सिस्टम में अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग की एक और एग्जांपल मैं दूं तो वो ये होगी कि पहले ये होता था कि एक पेशेंट को अगर कोई दवाई रिक्वायर्ड है तो नर्स को वो किसी स्टोर रूम से या जो रेलेवेंट रूम होता था जहाँ पर दवाइयाँ पड़ी होती थी, जो कि अमूमन उसके रूम से, उस पेशेंट के रूम से काफ़ी दूर होता था, वहाँ पे जाना पड़ता था फिर वापस आना पड़ता था, इससे काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता था, अननेसेसरी मूवमेंट भी हो रही है एक नर्स की, ठीक है। तो इसको बेहतर करने के लिए किया ये गया कि उस पेशेंट को जो रेलेवेंट दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं वो उसके रूम के अंदर ही रख दी गई। एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी गई कि वो दवाइयाँ उसके वहीं पर स्टोर होती हैं। अब अगर उसको कोई दवाई या कोई इंजेक्शन लगाना होता है तो वहीं से जो है वो कलेक्ट करके देर एंड देन लगा दी जाती है। तो इससे एक तो नर्स की अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती, नर्स की अवेलेबिलिटी पेशेंट के पास ज़्यादा रहती है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो बजाय से कि वो नर्स जो है वो कहीं गई हो दवाई लेने के लिए और मीन वाई कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो भी सिनेरियो का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से कुछ लीन प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई। यही प्रैक्टिसेस जो है वो सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग में और डिफेंस इंडस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस की गई। तो आपने करना ये है कि इन्हीं वर्ड्स को जो है वो फिट इन करना है इन इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अब जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो मॉड्यूलर डिज़ाइन पर हैं, वो ऐसे हैं कि वो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं, या कोई और सॉफ्टवेयर आप उसमें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपनी विंडोज़ की एग्जांपल ले लें, इसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड जो है अगर कोई यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, और उसमें प्ले स्टोर पर जाकर आप डिफरेंट ऐसी ऑप्शंस, ऐसे फीचर्स जो कि आपके मोबाइल में एग्जिस्ट नहीं करते और सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लीन मैन्युफैक्चर्ड हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें गुंजाइश है कि आप उसमें और भी काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करके उसको बेहतर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो इसी तरीके से और प्रैक्टिसेस ऑटोमेशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो काम मैनुअल होते थे वो अब ऑटोमेटेड तरीके से होते हैं, ठीक है। वो काम जो पहले ज़्यादा टाइम में होता था अब वो कम टाइम में होता है। अगर वो डिफेंस इंडस्ट्री की फैक्ट्री होगी, ठीक है, वहाँ पर अगर फॉर इंस्टेंस टैंक्स बन रहे हैं या कोई और बड़ी हैवी मशीनरी बन रही है तो उस पर पहले रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, मशीन्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लोग ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, पैसा ज़्यादा लगता था। अब ये सब का सब कम लगता है क्योंकि आपने स्टेप्स को बेहतर तरीके से री इंजीनियर किया है, ऑटोमेट किया है, ज़्यादातर मशीन्स ही काम करती हैं और इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। तो इससे ओवरऑल इन 7 वेज को एलिमिनेट किया गया और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में उनको जो है वो इनकॉपरेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है जेनरिक स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन प्रोग्राम। तो इस टॉपिक पे हमें बताया जा रहा है कि अगर किसी कंपनी ने लीन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना हो तो उसको ये जनरल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ठीक है। लीन का नाम जब भी आएगा तो हम बात कर रहे हैं इन 7 वेस्ट्स को एलिमिनेट करने की, और अगर आप कोई प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें मुसलसल बेहतरी की, ठीक है, यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि हर प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम में मुसलसल बेहतरी की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो इस लीन प्रोग्राम को अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट पहले उस पर एग्रीड हो, ठीक है, उसको वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। और टॉप मैनेजमेंट में आपके चीफ्स आते हैं, आपका सीईओ आ गया, ठीक है, आपका जनरल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इस टॉप मैनेजमेंट का इस लीन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन बोर्ड होना और उस पर ग्रीन सिग्नल देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमें एक विजन दिया जाएगा
टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि करना क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आपकी मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जिसमें आपके सीनियर मैनेजर्स आते हैं, वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि किसको प्रोजेक्ट लीडर बनाना है और उसको क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने के, उसने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी है, ठीक है। और यही प्लान जो है फिर तमाम की तमाम वर्क फोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कम्युनिकेट किया जाता है कि हम लीन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें आपका ये प्रोजेक्ट लीडर होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने अचीव करने हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमने अपनी वर्कफोर्स को ओवरऑल अपनी मैनेजमेंट का विजन बताया कि हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और हमें कुछ वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड हैं, जब आपके पास वॉलंटियर्स आएंगे तो वॉलंटियर्स की आप असेसमेंट करेंगे, उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कि आप एक लीन इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उनमें से जिन मेंबर्स को आप समझते हैं कि वो बेहतर हैं उनको आप लीन मैन्युफैक्चरिंग टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं ताकि वो उन आइडियाज़ को उन एरियाज़ को जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, उन पर वो काम कर सके, उनको एग्जीक्यूट कर सके। और इस टीम में आपने अब जितने लोग हायर कर लिए हैं, ठीक है, उनको आपने ट्रेन भी करना है उन लीन मैनेजमेंट के टूल्स पर, टेक्निक्स पर, ताकि वो बेहतर तरीके से आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर पाएँ और इन 7 वेज को जो है वो एलिमिनेट कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये जो टॉपिक था ये आपके वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर नहीं था, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ समरी है इसी तमाम लेक्चर की जो कि हमने डिस्कस की है, कि जस्ट इन टाइम जो है उसका फोकस क्या होता है, ठीक है। उसमें एक तो ये भी होना चाहिए कि आपकी जो एचआर है उसको प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, वो लोग जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, उनको बोनसेस मिलने चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि आप ओवर प्रोड्यूस ना कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा बना पाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स को तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे उसको स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक करने का मतलब ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं रख रहे हैं, और कहीं रखने का मतलब ये है कि आप उसको वेयर हाउस में ही रख रहे होंगे और उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी ना हो कि आपके पास इन्वेंट्री जो है वो कम हो और आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ये अगेन उन्हीं तमाम चीज़ों का, उन्हीं बातों का जिक्र है कि बेहतर तरीके से जो है वो सर्विसेज डिलीवर की जाएं पहली बारी, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट्स ना दे पाएँ कस्टमर को, या सर्विसेज के अंदर कोई डिफेक्ट्स ना हो, ठीक है। 100% परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर की जाए और वेस्ट को जो है वो एड्रेस किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। लास्टली ये है कि आपको कहा गया है कि आप पार्टनरशिप्स जो है वो करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जो आपके सप्लायर्स हो गए उनके साथ, या जो आपके साथ वेंडर्स हैं उनके साथ, ताकि आप बेहतर तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। एसएलएस, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो हैं वो करें, जिसमें आपको पता हो कि क्या चीज़ आपके पास कब मिलनी है, अगर तो ये नहीं मिलती तो आपने किसको एस्केलेट करना है, क्या करना है, स्टेप्स बड़े क्लियरली डिफाइंड हो, प्रोसेसेस बड़े रोबस्ट हों, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ समरी है उन्हीं बातों की जो कि हमने से पहले डिस्कस की हैं। तो ये था जी आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा, इसके अगेंस्ट आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद है आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।